तो हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बहुत ही एक सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। व्हाट आफ्टर एमएससी। आप अपने मास्टर्स के बाद आखिर क्या क्या कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। क्या उस चीज के लिए आपने कोई कदम आज उठाया है या नहीं उठाया। नहीं सोचा तो इस तरीके से सोचना चालू करिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर्स करने के बाद व्हाट आर दी ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। अगर आप अपने सब्जेक्ट से स्टिक रहते हैं तो आपका सब्जेक्ट भी आपको पे बैक जरूर करता है। आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो सबसे पहला सवाल तो यही, इसी को मैं एड्रेस करूंगा इस पूरी वीडियो में कि आखिर मास्टर्स के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यहां से 3 बेसिक रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता निकलता है एकेडमिक्स का, जिसके अंदर आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। द सेकेंड वे इज योर इंडस्ट्रीज। आप इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर लेके वहां जा सकते हैं। एंड द थर्ड इज गोइंग टू बी योर रिसर्च फील्ड, कि आप प्योर एंड डीप रिसर्च फील्ड को ज्वाइन करते हैं, आप पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं एंड सो। तो ये 3 बेसिक पाथ्स बनते हैं जब आप अपने मास्टर्स को खत्म करते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब इन तीनों को चूज करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्स की बात करें। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्स जो आप मास्टर्स के बाद सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसमें से कुछ एग्जाम्स जैसे कि CSIR नेट और आपके पास गेट, इनका सिलेबस काफी कॉमन होता है और इनकी तैयारी की तो आपका ऑटोमेटिकली BARC UPSC जियो साइंटिस्ट रेडी हो जाता है। टिफर एग्जाम को मैं थोड़ा अलग कैटेगरी में इसलिए डालता हूं क्योंकि इसका पेपर नॉर्मल एग्जाम जैसा नहीं होता। थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस जिनका कॉन्सेप्ट पे कोर होल्ड होता है, वही टिफर एग्जाम को फोड़ पाते हैं। और ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी आसानी से किया जाए। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्स जिसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी आप ग्रेजुएशन में हैं तो IIT जैम एग्जाम को इसमें प्लस कर लीजिएगा। यहां से आगे बढ़ते हुए, अगर आप CSIR नेट के बेनिफिट्स को देखें तो अगर आप लेक्चरशिप क्वालिफाई करते हैं, LS क्वालिफाई करते हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपको काफी अच्छी पे स्केल भी मिलती है और जहां पे भी वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं आप वहां फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर एग्जाम्स होने हैं तो आप एग्जाम्स में भी बैठ सकते हैं। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं और आप रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, दैट इज अमाउंट ऑफ 37,000 पर मंथ। और अगर आप नेक्स्ट 3 इयर्स देख की बात करें, जब आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं तो आपको 42,000 पर मंथ मिलती है। और जब आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि आपने LS क्वालिफाई कर लिया है। मूविंग अहेड, अगर आप बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी ज्यादा होती है। आपके पास 43,000 पर मंथ स्कॉलरशिप हो जाती है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। और जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बनते हैं तो आपको 50,000 मिलता है। एंड दिस इज अ वेरी हैंडसम स्टाइपेंड। इतना तो आप लोगों की सैलरी होती है कई बार। ठीक है। और आपके पास SPM फेलोशिप इसका नाम होता है, जिसमें आपको ये स्टाइपेंड मिलती है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट आप BARC के बारे में सोच सकते हैं। एज अ साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे आप सीधा रिक्रूट होते हैं। आप यहाँ से रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं अलग अलग लेवल्स की बात करूं तो इसमें आप साइंटिफिक असिस्टेंट, ये ग्रुप बी की जॉब होती है। आप इसमें एज अ साइंटिस्ट की पोस्ट पर भी रिक्रूट हो सकते हैं और आप JRF के थ्रू रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें पे स्केल की बात करें, अगेन यू हैव अ वेरी हैंडसम पे स्केल, लेवल 10 का पे स्केल है आपके पास। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो यू हैव अगेन थोड़ा सा कम है, लेकिन अगेन दिस इज आल्सो वेरी, क्योंकि पर्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप JRF से जाते हैं तो आपके पास स्टाइपेंड का अमाउंट तो मिलता ही है। उसके बाद बात करेंगे गेट एग्जाम की। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। नेट और गेट का सिलेबस बहुत सिमिलर है, बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सिलेबस उसी हिसाब से कवर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। गेट के बाद क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप एमटेक करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप गेट से मान लीजिए PhD करने के लिए जाते हैं, जो स्टाइपेंड आपको JRF से मिलता है, गेट से भी सेम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलती है। एंड बस वो SPM वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं है। और गेट का एक प्लस पॉइंट है कि आप बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करते हैं तो ONGC जैसे
PSUs में आप डायरेक्ट एज अ साइंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हैं। नेक्स्ट, आप यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं। यूपीएससी हर साल ये पेपर कंडक्ट कराती है और जियो केमिस्टों को रिक्रूट करती है। बहुत ही रिनाउंड जॉब है ये, बहुत ही आपका जो काम है वो बड़ा ही केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड होता है, लेकिन काफी कह सकते हो कुछ फील्ड वर्क कुछ लैब वर्क का मिश्रण होता है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है और इसमें भी पे स्केल बहुत अच्छा होता है। और अगर हम बात करें, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी होते हैं जिनके अंदर आप बैठ सकते हैं, जैसे एमपीएससी फॉरेंसिक साइंस, अपने स्टेट के सेट एग्जाम में पीएससी में बैठ सकते हैं आप। तो सेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो जैसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा सेट एग्जाम फ्रिक्वेंटली होता है। तो जब आप सेट क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने स्टेट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। अब वही एलिजिबिलिटी जो आपको नेट के लेक्चरशिप से मिलती है वही आपको यहाँ पे मिलती है। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस जो मैंने कुछ आपको बताए हैं। देखिए, आपका सब्जेक्ट आपको जरूर पे बैक करेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ आपको बने रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और एट द एंड एवरीथिंग बिकम्स, सब कुछ एट द एंड जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो सारे पॉइंट्स कहते हैं, सारे डॉट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर आपको लगता है नहीं, हाँ जो भी मेहनत करी थी वो सही में रंग ला रही है। I wish all the best for your future and thank you so much and happy learning.